वन आज एक नया टॉपिक लेकर मैं आप सभी के सामने अ, आया हूँ। आज का जो लेक्चर है बेसिकली एनसीईआरटी की 11th क्लास की जो ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास की बुक एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर जो किताब है उसके बारे में है। और आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे अजीवक फिलॉसफी और चारवाक फिलॉसफी। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फिलॉसफीज हैं जो कि नास्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी के अंदर इसको क्लासिफाई किया गया है। पिछले लेक्चर में हमने आस्तिक और नास्तिक स्कूल के बीच के डिफरेंस को समझा था और बाकी हमने आस्तिक स्कूल की जितनी भी फिलॉसफीज हैं उसको डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम नास्तिक स्कूल जिसमें अजीवक और चारवाक फिलॉसफी है उसको देखेंगे। तो अजीवक फिलॉसफी के बारे में देखते हैं। तो अजीवक फिलॉसफी अगर हम देखें तो बेसिकली दिस फिलॉसफी वाज प्रोपाउंडेड बाय मक्काली गोसाला। ठीक है, मक्काली गोसाला ने इस फिलॉसफी को की नींव रखी थी अराउंड 5th सेंचुरी बीसी। मकाली गोसाला वर्धमान महावीर और सिद्धार्थ गौतम के कॉन्टेम्पररी थे। ठीक है, तो इसी जब बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म हुआ था उसी सेम टाइम पीरियड पे अजीवक फिलॉसफी का भी जन्म होता है। अब बात करते हैं अजीवक का मतलब क्या है। अजीवक का बेसिकली मतलब होता है लाइफलेस। ठीक है, अजीवक का बेसिकली मतलब होता है लाइफलेस। बेसिकली ये जो लोग थे ये लोग फेटलिज्म पे विश्वास करते थे। फेटलिज्म का मतलब है कि नियति, किस्मत पर विश्वास करना कि अगर आपकी किस्मत में अगर जो चीज लिखी है वो होकर रहेगी, उसको कोई बदल नहीं सकता है। अगर खाना आपके किस्मत में होगा तो खाना मिल जाएगा, पीना लिखा होगा तो पीने को भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो एफर्ट या कर्म करके आप अपनी नियति नहीं बदल सकते हैं। जो भी आपकी किस्मत में है वो आपको मिलेगा। अगर किस्मत में नहीं है तो आप कितना भी हाथ पैर पटक लें वो आपको नहीं मिलेगा। तो चूंकि ये लोग किस्मत पर विश्वास करते थे, फेट पे विश्वास करते थे, नियति पर विश्वास करते थे, तो ये लोग बहुत ही पैसिव लाइफ जीते थे, कुछ करते धरते नहीं थे, बस पड़े रहते थे। ठीक है, किसी भी चीज के लिए कोई एफर्ट नहीं मारते थे। और इसी वजह से चूंकि ये लोग कुछ करते धरते नहीं थे, किसी भी चीज के लिए कोई एफर्ट नहीं मारते थे, तो जो लोग क्रिटिक थे, जिन लोगों ने इस फिलॉसफी को क्रिटिसाइज जो लोग करते थे, उन्होंने इस फिलॉसफी के फॉलोअर्स को नाम दिया अजीवक, कि जिसके अंदर कोई जीवन नहीं है, क्योंकि जीवन का मतलब ही प्रयत्न करते रहना। तो सिंस दीज पीपल दे वर लिविंग अ वेरी पैसिव लाइफ, वेरी अनएनिमेटेड लाइफ, बिकॉज ऑफ दिस दे वर टर्म्ड एज अजीवक। तो ये लोग बेसिकली एक नंगे फकीर के रूप में घुमा करते थे, कुछ भी करते वर्ते नहीं थे। दक्षिणा जो भी अगर किसी ने दे दी, कुछ खाने को दे दिया तो खा लिया, नहीं अगर मिला तो आगे चल दिए। तो ये वाली फिलॉसफी थी। अगर इनके बिलीफ सिस्टम की बात करें, अगर अजीवक के बिलीफ सिस्टम की बात करें तो दे रिजेक्टेड द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा एंड इंस्टेड दे प्रीच द डॉक्ट्राइन ऑफ इनएक्शन। कहने का मतलब कि इनका कहना था कि जो कर्म है, बेसिकली कर्म इंटरप्शन है कॉस्मिक लॉज के खिलाफ। कॉस्मिक लॉज ने हमारी किस्मत लिखी है और हम उस कर्म के माध्यम से अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो संसार की जो अलौकिक शक्तियों के काम में हम एक तरीके से अड़चन डालने का काम कर रहे हैं, उनके उन्होंने जो कुछ डिसाइड किया हमारे लिए उसके खिलाफ हम जाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन लोगों ने कर्मा की डॉक्ट्राइन को भी रिजेक्ट किया है। जैसे कर्म की डॉक्ट्राइन क्या कहती है कि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरा कर्म करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन ये कहते हैं कि भाई आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है ऑलरेडी। आप कर्म करके अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये जो लोग हैं ये लोग एक बहुत ही पैसिव लाइफ जीते थे, इस वजह से इसका नाम पड़ा अजीवक। अगर आगे देखें तो अजीवक अथीस्ट थे, नास्तिक स्कूल से बिलोंग करते हैं और इन्होंने वेदों को रिजेक्ट किया था। इनके हिसाब से वेद सत्य नहीं है, वेद सरासर झूठ है। ठीक है, फिर आगे देखें तो ये फिलॉसफी ये भी कहती है कि जो भी संसार में जितनी भी चीजें बनी हुई हैं वो एटम से बनी हुई है, अणु से बनी हुई है। तो यहाँ पर ये फिलॉसफी काफी ज्यादा वैशेषिका फिलॉसफी से तालमेल रखती है, क्योंकि वैशेषिका फिलॉसफी जिसका बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था वो भी यही बात कहता है कि भाई संसार में जो भी वस्तु है, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर। आगे
एक और खास बात ये फिलॉसफी कहती है, जैसे अभी तक हमने जितनी भी फिलॉसफी पढ़ी, उन फिलॉसफी ने एक बात कही थी कि भाई आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। किसी फिलॉसफी ने बोला कि वेदों के रिचुअल्स को फॉलो करिए तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, किसी ने बोला कि ज्ञान के रास्ते पर चलकर आपको मोक्ष मिल जाएगा, योगा फिलॉसफी ने बोला कि मन को वश में करके आपको मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अजीवक फिलॉसफी कहती है कि भाई आपको मोक्ष मिलना तो तय है, उसके लिए आपको प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू ट्राई फॉर दैट, यू आर नॉट सपोज टू स्ट्राइव फॉर दैट। मोक्ष, यू विल बी एबल टू अटेन मोक्ष ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली मोक्ष मिल जाएगा, उसके लिए आपको कोई अलग से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसी क्रम में अजीवक आर्किटेक्चर के बारे में भी देखते हैं। तो अगर देखा जाए, अशोक के जो पिता थे जिनका नाम था बिंदुसार, वो अजीवक थे, अजीवक फिलॉसफी को वो फॉलो करते थे। अगर हम अजीवक आर्किटेक्चर की बात करें तो बाराबर करके एक गुफा है जो कि मौजूद है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार के। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर 4 गुफाओं को बनवाया गया अशोक के टाइम पीरियड में, और बाद में इन्हीं गुफाओं में अशोक के ग्रैंडसन यानी कि पोते जिनका नाम था दशरथ मौर्य, उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो अशोक ने 4 गुफाएं बनाई जो कि अजीवक सेक्ट को समर्पित थी, बाराबर गुफाएं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि बाराबर की जो गुफाएं हैं दे वर डेडिकेटेड टू अजीवक सेक्ट। ठीक है, और ये इंडिया की सबसे पुरानी रॉक कट केव मानी जाती है। तो देखा जाए जो बाराबर की गुफाएं हैं वो 4 गुफाएं हैं उसमें। ठीक है, 4 गुफाओं को मिलाकर बाराबर केव्स बोलते हैं। पहली गुफा है लोमस ऋषि केव, दूसरी गुफा है सुदामा केव, तीसरी है करण चौपर, और चौथी है विश्वकर्मा। तो ये 4 गुफाओं को मिलाकर ये बाराबर गुफा बोली जाती है जो कि जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में मौजूद है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो केव्स हैं दे आर रॉक कट केव्स, बिलोंग्स टू मॉडर्न पीरियड। और इसकी जो अंदर की जो गुफा के अंदर की जो दीवारें हैं काफी ज्यादा हाईली पॉलिश्ड दीवारें हैं, और ये अजीवक सेट को डेडिकेटेड है। और ये इस बात को भी दिखाती हैं कि मौर्यंस बेसिकली बहुत सारी अलग अलग फिलोसफीज को पैटर्नाइज करते थे। अगर आप देखें अशोक जो है, अशोक ने बुद्धिज्म को भी पैटर्नाइज किया है, और साथ साथ में अशोक ने अजीवक फिलॉसफी को भी पैटर्नाइज किया है। हालांकि बुद्धिज्म और अजीवक फिलॉसफी एक दूसरे दूसरे की दुश्मन फिलॉसफी थी, एक दूसरे को वो लोग क्रिटिसाइज किया करते थे। मेन पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म था कर्मा की फिलॉसफी, क्योंकि बुद्धिज्म कर्म की फिलॉसफी पर विश्वास करता है, लेकिन जो अजीवक फिलॉसफी है वो कर्म की फिलॉसफी पर विश्वास नहीं करता है। तो इनके बीच में डॉक्ट्रिनल और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, और बिकॉज ऑफ दैट they were like arch enemies of each other. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट अजीवक। हालांकि इसी लेक्चर में हम चारवाक फिलॉसफी भी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो चारवाक फिलॉसफी देखते हैं। तो चारवाक एक अगली जो फिलॉसफी है चारवाक फिलॉसफी है। ठीक है, चारवाक इस फिलॉसफी को बेसिकली मक्काली गोसाला, माफ कीजिएगा, अजित केसकाम्बलिन, अजीत केसकाम्बलिन और बृहस्पति, ये 2 लोग हैं जिन्होंने इस फिलॉसफी को कंसेप्चुलाइज किया था। यहाँ पे लिखा है बृहस्पति एंड अजित केसकाम्बलिन। तो चारवाक फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, चारवाक शब्द का मतलब क्या है? तो चारवाक का मतलब होता है चारु वचन। चारु यानी कि द वर्ड्स विच आर प्लीजिंग टू हियर। ठीक है, द वर्ड्स विच आर प्लीजिंग टू हियर। और इस फिलॉसफी को लोकायता फिलॉसफी भी कहा जाता है, और इस फिलॉसफी का भी जन्म लगभग 600 बीसी के टाइम पर होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये फिलॉसफी सिंपल कहती है कि जो ये पूरा संसार है, ठीक है, फिलॉसफी सिंपल ये कहती है कि ये जो पूरा संसार है वो, और इस संसार में हमारे आने का जो मेन मकसद है वो है कि हमें अपनी हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, ये फिलॉसफी सिंपल कहती है भाई मैक्सिमाइजिंग हैप्पीनेस एंड मिनिमाइजिंग पेन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, इसी वजह से इस फिलॉसफी को हेडोनिस्टिक फिलॉसफी भी कहा गया है। खैर, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। तो इस फिलॉसफी के हिसाब से ओनली परसेप्शन यानी कि नो सेंसरी नो एक्सपीरियंस इज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज।
ठीक है। इन्फेरेंस और स्क्रिप्चर्स आर नॉट द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, कहने का मतलब कि जो चीज हम देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, जो भी हम अपने सेंसरी ऑर्गन से जिस चीज को महसूस कर सकते हैं, सिर्फ वही चीज एग्जिस्ट करती है, उसके अलावा कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, जैसे कि स्वर्ग, नर्क, ईश्वर, आत्मा, ये सारी चीजें हम अपने सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते, इस वजह से ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। फिर ये फिलॉसफी ये भी कहती है कि देर इज नो आफ्टर लाइफ, मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। देर इज नो आत्मा, देर इज नो सोल एंड देर इज नो आफ्टर लाइफ। ठीक है। और इनका ये भी कहना था कि हमारे जीवन का एक ही मकसद है, लिव हैप्पीली एंड बोरो इफ नीडेड टू एंजॉय लाइफ। ठीक है। अब जीवन का एक ही मकसद है, खुश रहना। और अगर आप खुश नहीं रह पा रहे, मतलब आपके पास वो साधन नहीं है, इफ यू डोंट हैव रिसोर्सेज टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, तो इंस्टेड लिविंग अ sorrowful लाइफ, बेग फ्रॉम अदर्स या बोरो फ्रॉम अदर्स एंड लिव अ प्रॉस्परस, हैप्पी एंड कंटेंट लाइफ। ठीक है। इस फिलॉसफी ने गॉड के कंसेप्ट को डिनाई किया है, रिचुअल्स और रिलीजन को डिनाई किया है। ठीक है। इसके हिसाब से कि प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन इज द ओनली मीन्स ऑफ नॉलेज। ठीक है। जो भी संसार में है बस वही चीज एग्जिस्ट करती है, उसके अलावा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि जो हम अपने सेंसेस से जिस चीज को महसूस कर सकते हैं, जिस चीज को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सूंघ सकते हैं, मैं महसूस कर सकते हैं, वही चीजें एग्जिस्ट करती हैं, उसके अलावा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए अब इनकी बिलीफ सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। तो चारवाक के जो बिलीफ सिस्टम, चारवाक फिलॉसफी को लोकायता फिलॉसफी भी कहते हैं। लोकायता फिलॉसफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इस संसार के, इस लोक के बारे में बात करते हैं, परलोक के बारे में ये बात नहीं करते हैं। इसी संसार के बारे में, इसी लोक के बारे में लोग बात करते हैं, इस वजह से इसको लोकायता फिलॉसफी कहा गया है। तो इस फिलॉसफी बेसिकली एक हेडोनिस्टिक फिलॉसफी है। हेडोनिज्म का मतलब होता है सुखवाद, यानी कि मटेरियल हैप्पीनेस। ठीक है। ये सिंपल ये कहते हैं कि लाइफ इज मेड ऑफ मैटर, एंजॉय द लाइफ विच यू आर हैविंग इन दिस वर्ल्ड, यानी कि आपके संसार में आने का एक ही मकसद है, खुश रहना। ठीक है। ओनली पर्पज इज टू मैक्सिमाइज हैप्पीनेस एंड मिनिमाइज पेन। तीसरी बात जो ये फिलॉसफी कहती है, इंपीरिसिज्म या प्रत्यक्षवाद की बात कहती है। ये फिलॉसफी कहती है कि जो भी हम अपने परसेप्शन से महसूस कर सकते हैं, सिर्फ वही चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि आत्मा, परमात्मा, ठीक है, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नर्क, ये सारी चीजें चूंकि हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, तो ये सारी चीजें गलत है। ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है। जो भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सिर्फ वही चीजें एग्जिस्ट करती हैं। जैसे भूत एक्सपीरियंस अगर नहीं कर सकते हैं तो भूत एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। ये फिलॉसफी ये भी कहती है, ये फिलॉसफी इन्फेरेंस और टेस्टिमनी को रिजेक्ट करती है। इन्फेरेंस का मतलब होता है अनुमान लगाना, क्योंकि अनुमान जो 100% सत्य नहीं होता है। अनुमान एक तरीके से अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। अनुमान मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि कोई आदमी किसी गरीब की मदद कर रहा है। आपने अनुमान लगा लिया कि आदमी बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन जरूरी नहीं है। बहुत से लोग रील बनाने के लिए भी, नो, वीडियो वीडियो शूट करने के लिए भी गरीबों को दान देते रहते हैं। आप देखते होंगे ऐसे टाइप के वीडियोस आते रहते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है। तो ये फिलॉसफी ये कहती है कि भाई इन्फेरेंस या अनुमान जिसको कहते हैं, या नो, वो सत्य नहीं हो सकता। कोई जरूरी नहीं है कि वो सत्य है। आपने दूर से कहीं धुआं उठते हुए देखा, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आग लगी हो सकता है धुआं कहीं पर किसी डब्बे में बंद था और किसी ने डब्बा खोला, वो धुआं निकल गया और वही धुआं आपने दूर से देखा। तो जरूरी तो नहीं है कि आग लगी हो। दैट्स वाई दे रिजेक्ट्स इन्फेरेंस। और उसके अलावा टेस्टिमनी को भी ये लोग रिजेक्ट करते हैं, यानी कही सुनाई बात, सुनी सुनाई बातों को भी ये लोग रिजेक्ट करते हैं। ये मानते हैं कि दे आर नॉट द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है। तो अगर आप समराइज करें चारवाक बिलीफ को, तो चारवाक ये कहते हैं कि भाई जो पूरा संसार है वो 4 एलिमेंट से बना हुआ है। वैसे तो बाकी फिलोसफीज ये कहती हैं कि ये संसार 5 एलिमेंट से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, गगन, समीर। लेकिन गगन यानी कि एथर यानी स्काई को ये लोग रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि आसमान दिखता नहीं है। ठीक है। क्योंकि आसमान हम महसूस नहीं कर सकते, इस वजह से चारवाक के हिसाब से देर इज नो फिफ्थ एलिमेंट कॉल्ड एथर या स्काई। ठीक है। फिर ये फिलोसफी ये भी कहती है कि जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारे अंदर की जो चेतना है, यानी कि जो हमारे शरीर, जैसे हमारा ये शरीर है, उसमें एक चेतना है, देयर इज अ कॉन्शियसनेस, जिस वजह से हम सोच सकते हैं, सुन सकते हैं,
हिल हिल सकते हैं, डुल सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस इज बेसिकली किसी ईश्वर का रूप नहीं है, या ऐसा नहीं है कोई आत्मा हमारे अंदर है जो इस पूरे शरीर को चला रही है। बेसिकली इन सारी चीजों को अगर मिला दिया जाए, जो हमारे अंदर जो भी मैटर है, जो भी फिजिकल चीजें हैं, अगर आप उसको मिला देंगे तो ये शरीर चलने लगेगा, ऐसा इनका मानना था। आत्मा, शरीर के अंदर आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है जो इस शरीर को चला रही है। ठीक है, ये बात है। इसके हिसाब से ये फिलॉसफी कहती है कि जिस तरीके से कोई भी फर्मेंटेड लिक्कर पीने से, शराब पीने से आपको नशा चढ़ जाता है, वैसे ही अगर आप ये सारे जिस चीज़ों से ये शरीर बना हुआ है, अगर आप उन सब चीज़ों को मिला दें, तो शरीर के अंदर जो है जीवन आ जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर आत्मा हो तभी वो चलायमान होगा, वो अजाइल होगा और मोबाइल होगा। ठीक है? तो चूँकि ये सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट नहीं करती, इस वजह से द ओनली पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ टू एन्जॉय द लाइफ। ठीक है? तो ये था चारवाक फिलॉसफी के बारे में। तो हमने आज के लेक्चर में आजीवक और चारवाक फिलॉसफी के बारे में डिस्कस किया। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड ऑल्सो नो लाइक दिस लेक्चर इफ यू रियली लाइक्ड इट। ऑल्सो शेयर दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड, ताकि उनको भी समय समय पर ये नॉलेज मिलती रहे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे, ऑल द बेस्ट।